क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में हर साल पूछा जाता है वो है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, उसकी रचना और उसकी कार्यविधि। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज के इस वीडियो पे एकदम आसान भाषा पे आपको समझाने वाले एकदम आसान तरीके से। इसमें से एक भी बात आपको रटनी नहीं पड़ेगी, बस ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है ये और हर साल पेपर में पूछा जाता है, तो आपको इसको तैयार भी कर लेना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, रचना और उसकी कार्यविधि क्या होती है। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, उनको भी बता दो भैया इसे तैयार कर लो, हर साल पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो जल्दी से इसे शेयर भी कर दो वीडियो को। तो चलो शुरू करते हैं मस्त तरीके से ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, उसकी रचना और उसकी कार्यविधि को। ठीक है, देखो सबसे पहले ये आपका साइड पे क्या बना हुआ है, ट्रांसफार्मर का चित्र, ये आपको अभी समझाएंगे। पहले आप लोग क्या समझो, इसका सिद्धांत समझो कि ट्रांसफार्मर का क्या सिद्धांत है, इसको क्यों बनाया गया, ये क्या कर सकता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग लगी हुई है सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत पे ये लिखा गया कि यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित एक ऐसी युक्ति है जिससे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम या ज्यादा किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, जो घर में लाइट आ रही है आपकी, कौन सी धारा है, प्रत्यावर्ती धारा। और जो बैटरी में होती धारा वो कौन सी होती है, वो दिष्ट धारा होती है। तो जो ट्रांसफार्मर है ये प्रत्यावर्ती धारा देता है हमें कैसी धारा देता है, प्रत्यावर्ती धारा, जो हमारे घरों की बिजली होती है। ठीक है, तो कहा गया ट्रांसफार्मर क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित है। अभी अन्योन्य प्रेरण क्या चीज है, अन्योन्य प्रेरण की घटना थोड़ा सा समझ लो। अन्योन्य प्रेरण की घटना के लिए दो कुंडलियां होती है, एक कुंडली और दूसरी कुंडली, एक को प्राथमिक बोलते हैं, दूसरी को द्वितीयक। अगर दो कुंडलियां पास पास रखी जाए और एक कुंडली में हम धारा प्रवाहित करें, क्या करें, दो कुंडलियां पास पास रखी जाए, एक कुंडली में धारा प्रवाहित करें, तो दूसरी कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाए, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो इस घटना को अन्योन्य प्रेरण की घटना कहते हैं। यही आपको अभी यहाँ पे समझाएंगे। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिससे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम या ज्यादा किया जा सकता है, ये इसका सिद्धांत है। ठीक है, अब इसकी रचना समझने के लिए सबसे पहले इसका आपको चित्र समझाते हैं। ठीक है, ये देख सकते हो, ये आपके पास पूरा ये क्या बना हुआ है, ट्रांसफार्मर। इसमें होता क्या है, इसमें आपकी देखो नर्म लोहे की कई सारी पत्तियां एक के ऊपर एक इस टाइप से रख के बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कई सारी पत्तियां जो आपको दिख रहा है ना, इसमें कई सारी पत्तियां एक के ऊपर एक रख के इसको बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो अंदर क्या होती है, पटलित लौह क्रोड होती है। ठीक है, एक लौह क्रोड होती है, पटलित लौह क्रोड। यहाँ पे सब हम क्या करते हैं, देखो तांबे के पतले तारों, यहाँ पे आपको पतले और कम तार, जो प्राथमिक कुंडली होगी कम तारों के फेरों वाली होगी। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बनाए गए, तार के फेरे हैं। मान लो किसी के ऊपर ऐसे ऐसे तार लपेट रहे हो तो तार के क्या है, फेरे। तो ये आपके क्या है, प्राथमिक कुंडली में क्या होते हैं, तांबे के तार के कम फेरे लपेटे जाते हैं, देख सकते हो, और द्वितीय कुंडली में तांबे के तार के ज्यादा फेरे लपेटे जाते हैं। ठीक है, ये होता है ट्रांसफार्मर में। तो देखो एक प्राथमिक कुंडली है जिसमें तांबे के तार के कम फेरे लपेटे गए हैं, एक द्वितीय कुंडली है जिसमें तार के ज्यादा फेरे लपेटे गए हैं। इसमें होगा क्या, जब प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, यही घटना अन्योन्य प्रेरण की होगी, इसलिए ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पे देख सकते हो हमने एक प्रत्यावर्ती स्रोत लगाया है। ठीक है, एक प्रत्यावर्ती स्रोत इसके लगाया है। तो यही इसकी पूरी रचना में आपको लिखना है, जो चित्र बना रखे हो यही बातें यहाँ पे लिखनी है। तो चलो आसानी से हम लोग समझते हैं क्या क्या आपको लिखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हेडिंग लगी हुई है रचना, चित्र इस टाइप से बन जाएगा। रचना पे आपको क्या लिखना है, ध्यान से समझना। इसमें नर्म लोहे की मुड़ी हुई पत्तियां एक पटलित क्रोड के रूप में होती है। इसमें क्या किया जाता है, आपको बताया नर्म लोहे की कई सारी पत्तियां लेनी, एक के ऊपर एक पटलित क्रोड के रूप में आपको रख देना है। ठीक है, तो इसमें नर्म लोहे की मुड़ी हुई पत्तियां एक पटलित क्रोड के रूप में होती है। ठीक है, और कहा गया ये पत्तियां एक दूसरे के ऊपर वर्निश से जोड़ देते। कैसे जोड़ देते, ये पत्तियां एक के ऊपर एक रख के वर्निश के द्वारा जोड़ देते हैं। ठीक है, जिससे कि ये एक दूसरे से पृथक्कृत रहे, जिससे एक दूसरे से पृथक्कृत रहे। ठीक है, इसलिए इसको पृथक्कृत का मतलब थोड़ा अलग अलग रहे, है ना, वर्निश से जोड़ा जाता है जिससे एक दूसरे से थोड़ा अलग अलग पृथक्कृत रहे। फलता क्रोड में भंवर धाराएं उत्पन्न होने लगती है और वैद्युत ऊर्जा की हानि होती है। देखो ध्यान समझना, जब आप क्या करोगे, नर्म लोहे की कई सारी पत्तियां एक के ऊपर एक रख के वर्निश से जोड़ दोगे ना, तो इसके बीच में आपका धारा उत्पन्न हो जाएगी, कौन सी, भंवर धारा। भंवर धारा क्या है, ये जैसे पानी में भंवर नहीं बनता इसे इसे करके, तो वैसे ही यहाँ पे जो धारा होती है ना, इसके बीच में भंवर के, पानी में जैसे भंवर होता है ना, उसके समान भंवर के समान धारा उत्पन्न होती है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, भंवर धारा। तो वही कहा गया, फलता क्रोड में भंवर धारा उत्पन्न होने लगती है और वैद्युत ऊर्जा की हानि होती है। जब यहाँ पे भंवर धारा उत्पन्न होती है ना, तो उसमें क्या होती है, वैद्युत ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। मतलब जब एक के ऊपर एक कई पत्तियां वर्निश से जोड़ के रखा, तो आपका बीच में क्या हुआ, धारा उत्पन्न हुई जो कि भंवर के समान उत्पन्न हुई। ठीक है, भंवर धारा उत्पन्न होती है और वैद्युत ऊर्जा की हानि होती है।
इस क्रोड पर तांबे के तार की दो कुंडलियां लपेटी जाती है। तांबे के तार की दो कुंडलियां लपेटी जाती हैं, इसमें से एक को प्राथमिक तथा दूसरी को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। ठीक है, तांबे के तार की दो कुंडलियां, एक प्राथमिक कुंडली एक द्वितीयक कुंडली। ठीक है, और प्राथमिक कुंडली जो है कम फेरों वाली होती है और द्वितीयक कुंडली ज्यादा फेरों वाली होती है। ठीक है, तो ये है ट्रांसफार्मर का चित्र, ये है इसका सिद्धांत और ये है इसकी रचना। एकदम आसान है, कुछ भी रटना नहीं है, आसानी से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो रचना भी होगी, सिद्धांत भी हो गया। अब इसके बाद है कार्यविधि। कार्यविधि समझनी होती है और इसके बाद जानते हो क्या करना होता है। कार्यविधि के बाद आपको कुछ सूत्र होता है, एक छोटा सा सूत्र है कि विद्युत वाहक बल और फेरों की संख्या और धारा में संबंध का सूत्र है, उसको थोड़ा सा आपको दिखाना होता है, बस इतना काम होता है, 5 नंबर मिल जाते हैं तुरंत। ठीक है, तो रचना सिद्धांत हो गया। अब बात करें ये ट्रांसफार्मर कार्य कैसे करता है, इसकी कार्य विधि क्या है। तो कार्य विधि की थ्योरी देखो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, इसको पढ़ो ध्यान से, हम आपको पूरा एक एक चीज समझा देंगे कि कैसे ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ठीक है, एक एक लाइन पढ़ना। लिखा है जब प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा बहती है तो क्रोड में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। देखो, जब इस प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा बहती है ना, तो यहाँ पे आपके कई सारे फेरे हैं, तो आपका यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, वो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने लगेगा, या कह सकते हो परिवर्ती विद्युत फ्लक्स, वो परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बोल सकते हो या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन बोल सकते हो। तो कहा गया जब प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्रोड में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चूंकि द्वितीय कुंडली भी इसी क्रोड पर लिपटी हुई है और परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये क्यों उत्पन्न हुआ, अन्योन्य प्रेरण की घटना बताई थी ना कि जब प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित होगी दूसरी कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत वाहक बल। तो कहा गया जब प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यहाँ पे परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने लगता है। अब चूंकि द्वितीय कुंडली भी इसी क्रोड से लिपटी हुई है, पटलित लौह क्रोड से लिपटी है ना, ये बीच में पटलित लौह क्रोड है, इसी से द्वितीय कुंडली भी लिपटी हुई है, तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और ये घटना कौन सी, अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या के अनुपात के, वो कहा गया द्वितीय कुंडली में, देखो यहां से क्या कहा गया, द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है। इन्हीं फेरों की संख्या के अनुपात का आपको सूत्र भी निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, क्या कहा गया, द्वितीय कुंडली में जो आपका क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है वो किसके, वो दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या के अनुपात पे निर्भर करता है, उसी का सूत्र आपको निकाल के दिखाना होता है। ठीक है, तो कार्यविधि पे कुछ नहीं, आसान है कि जब हम लोग प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे पट्टित लौह क्रोड पे उत्पन्न हो जाता है। अब ये जो द्वितीय कुंडली ये भी इसी से लिपटी हुई है, अतः इसमें क्या होगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अब इसके बाद कहा गया ये जो आपका इसमें द्वितीय कुंडली में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है ना, पहली में धारा प्रवाहित की तो दूसरे में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। अब जो दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ ना, ये दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है। अब आपको उसका सूत्र निकाल के दिखाना है। तो कार्यविधि का एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो और इस पूरे का स्क्रीनशॉट कर लो। अब हम आपको वो सूत्र निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, आपका काम यही रहेगा, पहले सिद्धांत, फिर रचना, फिर कार्यविधि, फिर वो वाला सूत्र निकाल के दिखा देना, आपका काम कंप्लीट। ठीक है, तो जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट कर लो जिससे हम आपको वो सूत्र निकाल के बता दें। आप देखो, हम आपको वही विद्युत वाहक बल और फेरों की संख्या का जो सूत्र आता है वो आपको निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ से लिखा है फैराडे, उसी कार्यविधि के आगे लिख लेना। ठीक है, पहले लिखना है फैराडे के नियम से। अब यहाँ पे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लगेगा। देखो, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार विद्युत वाहक बल E बराबर सूत्र होता है -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, E क्या है, विद्युत वाहक बल, n क्या है, फेरों की संख्या, ये डेल्टा फाई, ये फाई क्या है, फाई को चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं, और डेल्टा टी क्या है, समय में परिवर्तन, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो जब प्राथमिक कुंडली की बात होगी तो प्राथमिक कुंडली को हम P से मानेंगे। ठीक है, प्राथमिक को P से मानेंगे और द्वितीय को S से मानेंगे। P मतलब प्राइमरी मतलब प्राथमिक, S मतलब सेकेंडरी मतलब द्वितीय। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमने लिखा प्राथमिक कुंडली के लिए, जब प्राथमिक कुंडली के लिए लगाएंगे तो E का मान क्या होगा, EP क्या हो जाएगा, EP बराबर माइनस n की जगह n क्या है, फेरों की संख्या, तो प्राथमिक के लिए फेरों की संख्या क्या होगी, -np। ठीक, और चुंबकीय फ्लक्स दोनों में सेम होगा, यही डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब जब द्वितीय कुंडली की बात करेंगे तो S रखेंगे, S का मतलब सेकेंडरी मतलब द्वितीय, तो ES बराबर क्या हो जाएगा, -ns डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये बन गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, प्राथमिक कुंडली की EP और NP, द्वितीय के लिए ES और NS। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद हम लोग फॉर्मूला निकाल लेते हैं।
हमने यहाँ से लिखा समीकरण 1 में 2 का भाग करने पे, इस वाले समीकरण का इसमें भाग कर दो, तो यहाँ से बाएं पक्ष का बाएं में भाग, दाएं का दाएं में, तो यहाँ से ईपी बटे ये आ जाएगा ईपी बटा ईएस बराबर यहाँ पे कितना माइनस एनपी डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, तो माइनस एनपी डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी और बटे में ये वाली वैल्यू माइनस एन एस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, जो कट रहा हो काट पीट लो, डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ईपी बटा ईएस बराबर एनपी बटा एनएस। ये आपके पास पहली वैल्यू आएगी। विद्युत वाहक बल का जो अनुपात होता है वो फेरों की संख्या के अनुपात में निर्भर करता है। ये ईपी क्या है, प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल, ईएस क्या है, द्वितीय कुंडली का विद्युत वाहक बल, एनपी क्या है, प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या, एनएस क्या है, द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या। तो ईपी बटा ईएस बराबर आया एनपी बटा एनएस। ठीक है, ये अभी विद्युत वाहक बल में आपने संबंध दिखाया। अब आप इसमें किसमें एक सूत्र और आता है धारा में संबंध का ना, धारा में संबंध भी दिखा सकते हो, तो उसके लिए वो फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, वो भी जरूर दिखाना। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम लिखते हैं यहाँ से देखो। ठीक, अब हम यहाँ पे देखो, आपको बताया गया था ऊर्जा में हानि होती है, और यहाँ पे जब आप प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ शक्ति मिलेगी। ठीक है, शक्ति का मतलब सामर्थ्य है ना, और यहाँ पे जब द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल होगा तो यहाँ भी आपको शक्ति मिलेगी। तो जो यहाँ की शक्ति होगी प्राथमिक कुंडली में उसे कहा जाएगा निवेशी शक्ति, मतलब प्रवेश करने वाली निवेशी वाली, और द्वितीय कुंडली में निर्गत शक्ति मिलेगी, मतलब बाहर निकलने वाली। ठीक है, तो यहाँ से आपको शक्ति का फॉर्मूला लगाना है, निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, निवेशी शक्ति बराबर निवेशी का मतलब सीधा सीधा प्रवेश करने वाली, और निर्गत का मतलब बाहर निकलने वाली, तो निवेशी शक्ति बटे निवेशी शक्ति बराबर किसके होगी, निर्गत शक्ति के। ठीक है, निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति। आप शक्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं, शक्ति होती पी से, पी बराबर सूत्र क्या होता है, वी इंटू आई। पी बराबर क्या सूत्र होता है, वी इंटू आई। तो जब निवेशी शक्ति की बात होगी तो प्राथमिक कुंडली के लिए पी और पी लिखेंगे, ये छोटा वाला पी किस लिए है, प्राथमिक कुंडली के लिए, और निर्गत शक्ति के लिए पी एस लिखेंगे, एस किस लिए है, द्वितीय कुंडली के लिए। ठीक है, इस वाले पी का प्राथमिक मतलब, इसका मतलब द्वितीय, और पी का मतलब शक्ति। सूत्र क्या होता है, वी इंटू आई। तो प्राथमिक कुंडली के लिए वी की जगह कर देते हैं वीपी, मतलब वीपी वाला वो विभव, और प्राथमिक कुंडली के धारा मान लेते आईपी। वीपी हो गया विभव, आईपी हो गई धारा। फिर इसके लिए वीएस इंटू आईएस हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए वीपी आईपी हो गया और इसके लिए वीएस आईएस हो गया। वीपी क्या है, इसका विभव, आईपी क्या है, इसकी धारा, वीएस क्या है, द्वितीयक वाले का विभव, और आईएस उसकी धारा। ठीक है, तो अब ये वीएस इधर गुणे में नीचे आ जाएगा भाग में, तो वीपी बटा वीएस बराबर इधर आईएस, और ये आईपी इसके नीचे आ जाएगा, तो वीपी बटा वीएस बराबर आईएस बटा आईपी आ जाएगा। ठीक है, इसे मान लेना समीकरण 3, क्योंकि 2 ऊपर बन चुके हैं, इसे 3 मान लो, इसे 4 मान लो। ठीक है, इसे 3 माना, इसे 4 मान लिया। ठीक है, तो हमें मिला क्या, वीपी बटा वीएस बराबर आईएस बटा आईपी। अब एक चीज देखना, ये जो विभव होता है ना, ये विभव लगभग आपका विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, तो हम यहाँ से विभव और विद्युत वाहक बल को बराबर मानेंगे। ठीक है, कि जो वीपी बटा वीएस है वो ईपी बटा ईएस के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इन दोनों को बराबर मान लेंगे। तो इसके आगे का देखो, इसको इरेज कर देते, चित्र को तो आपने बना ही लिया है। ठीक है, तो थोड़ा इरेज कर दो इसे, क्योंकि आगे का आपको सूत्र निकालना है। ठीक है, तो देखो आगे, अब इसके आगे क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, हम लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से। ठीक है, समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा, देखो ईपी बटा ईएस और वीपी बटा वीएस हमने क्या बराबर, क्यों बराबर है, क्योंकि विद्युत वाहक बल और विभव एक दूसरे के लगभग बराबर होता है। तो ईपी बटा ईएस इसके बराबर हो गया, तो ये वाली वैल्यू पूरी इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, इसके। तो यहां से हम सीधी बात ये लिखेंगे कि ईपी बटा ईएस बराबर एनपी बटा एनएस, एनपी बटा एनएस, और बराबर इसके लिख देंगे आईएस बटा आईपी के। ठीक है, समझ में आया क्या किया है हमने, कुछ भी दिक्कत नहीं है। हमने कहा ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर, तो ईपी बटा ईएस बराबर एनपी बटा एनएस बराबर आईएस बटा आईपी कर दिया, और ये तीनों वैल्यू बराबर होती आर के। अब यहाँ आर क्या है अभी बताते हैं भैया, आर क्या है, पहले इसको कोष्टक बंद कर दो, ये सूत्र निकाल के दिखाना है। ठीक है, लिख देना, जहां आर को बोला जाता है परिणमन अनुपात, आर को क्या बोलते हैं, आर को बोलते हैं परिणमन अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं आर को, आर को बोलते हैं परिणमन अनुपात। ठीक है, ये सूत्र आता है ईपी बटा ईएस बराबर एनपी बटा एनएस बराबर आईएस बटा आईपी बराबर आर परिणमन अनुपात। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब इतने से आपका पूरा काम कंप्लीट। बस एक छोटा सा सूत्र और ले लो ट्रांसफार्मर की दक्षता का, अगर कभी पूछ लिया जाए ट्रांसफार्मर दक्षता का सूत्र तो वो भी लिख देना। ठीक है, बस छोटा सा सूत्र है, लिख देते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता। ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर सूत्र होता है
ठीक है। दक्षता बराबर सूत्र होता है निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति, निर्गत शक्ति निवेशी शक्ति इनटू क्या होता है 100। ठीक है, ये सूत्र होता है ट्रांसफार्मर की दक्षता का, ये सूत्र याद रख लेना। ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति इनटू 100। ठीक है, आपका पूरा काम कंप्लीट है, ट्रांसफार्मर आपका कंप्लीट। ठीक है, और कुछ नहीं करना। सबसे पहले विद्युत वाहक बल के लिए सूत्र दिखाया, फिर विभव के संबंध में मिल गया, फिर लास्ट में ये वाला सूत्र दिखाना है बस, ईपी बटा ईएस बराबर एमपी बटा एनएस बराबर आईएस बटा ईबी बराबर आर, जहां आर परिणामन अनुपात है। और फिर ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र याद रख लो, ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति इनटू 100। ठीक है, तो इस टाइप से आपका भैया ये पूरा टॉपिक कंप्लीट है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, इसकी रचना, इसकी कार्यविधि। ठीक है, बहुत आसान तरीके से। तो आशा करते हैं, आपसे कहा था आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, आसानी से पूरा समझ जाओगे। तो आशा करते हैं वीडियो सबको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं, मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जिससे वो लोग भी इसको तैयार कर ले, क्योंकि पता है आपको कितना इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो शेयर कर दो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास। और चैनल पे इसी टाइप के हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, उनकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन पे है। क्लास 12 फिजिक्स, क्लास 12 केमिस्ट्री मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। और किसी टॉपिक पे दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, हम आपको उस टॉपिक को जरूर करा देंगे। ठीक है, तो कमेंट कर देना और इसे नोट कर लो। ठीक है, मस्त तरीके से तैयार कर लेना।